नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारी। अपने राज्य के कई क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न मक्का की खेती की जाती है और जो किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्का की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुआई करें, तभी उन्हें आगे चलकर अधिक पैदावार मिलेगी। तो स्वीट कॉर्न मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी है और इसकी बुआई कैसे की जाए, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बहादुर सिंह से। आज अपन मिट्टी मक्का की खेती के बारे में बात करेंगे। मिट्टी मक्का को अमेरिकन भुट्टे जो आप बाजार में देखते हो अमेरिकन भुट्टे के नाम से बिकता है। तो मिट्टी मक्का अगर अपन को किसान भाई की आमदनी अच्छी बढ़ानी है और कम समय में अधिक मुनाफा कमाना हो, आप मिट्टी मक्का की खेती करें। स्वीट कॉर्न एक विशेष प्रकार की मक्का है जो कि अधिक मीठी होती है, इसलिए इसे स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का कहते हैं। इसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है। जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो इसके लिए रेतीली दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो उत्तम रहती है। स्वीट कॉर्न मक्के की खेती के लिए किसान कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन बुआई में करें, आइए इस बारे में जानते हैं। अगर आप मिट्टी मक्का लगाना चाहो तो इसमें किस्म है शुगर 75 नाम की है, एक मिट्टी मक्का आती है, एक मिष्टी नाम की और माधुर्य प्रिया इसकी मेन किस्म है। इसमें शुगर 75 नंबर की अच्छी किस्म है जो आप अपना खेत में लगा अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसका बीज आपका 1 हेक्टेयर में 5 से 8 किलो बीज काम में लेना है। अगर किसान में इसका बीज बहुत छोटा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, बड़ा बीज नहीं होता है। खेत की तैयारी, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 10 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देनी चाहिए। अगर आप इसमें अपन खाद और उर्वरक की बात करें किसान भाई 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास काम में लें। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के टाइम में डालें और अब यूरिया की मात्रा जो आप है नाइट्रोजन की मात्रा 1/3 भाग बुआई के टाइम में डालें, 2 भाग अपन शेष बचा के रखें। पहला भाग जो आप है किसान भाई, 1 भाग तो आपने बुआई के टाइम डाल दिया, दूसरा भाग आप किसान भाई जब आप पहले सिंचाई करो, जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए निराई गुड़ाई के बाद यूरिया का डाल दें और तीसरा भाग जो बचा हुआ आपका यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो आपकी जब मांजर निकल जाए, टैसल निकल जाए, जब 50 दिन के ऊपर आप ये किसान भाई डालें ताकि आपकी उपज अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न मक्का की फसल को कीट और रोगों से बचाने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है बीज उपचार। फसल को बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। तना छेदक एवं दीमक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाई इसको बीज की बुआई के लिए आपको इसके पौधे की दूरी किसान भाइयों 25 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और एक एक बीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ट्रैक्टर के पीछे बीज नहीं डालना पड़ेगा, बहुत महंगा बीज है। इस बीज की अगर आप बाजार में भाव देखें 3000 रुपये प्रति किलो बीज मिलता है, तो आपको एक एक बीज बहुत सावधानी पूर्वक लगाना पड़ेगा खेत में, इससे आपकी अच्छी होगी। खरपतवार प्रबंधन, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार एवं बहुत सी घासों को नियंत्रित करने के लिए एंट्राजिन 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद एवं खरपतवार के अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भी खरपतवार दिखाई दे तो निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। जल प्रबंधन, अच्छी स्वीट कॉर्न की फसल हेतु 3 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पौधे के पुष्पन एवं दाना भराव के समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। किसान भाई इसके लिए आपकी ये 70 से 75 दिन में आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी। अब इसको आप देखना पड़ेगा कि फसल पक के तैयार कब हुई। इसके लिए आप जैसे आपका भुट्टा
देखो इस भुट्टे को आप खोल के देखोगे, इसमें से दाना होगा। दाने के अगर आप अंगूठा के नखून से दबाओगे एक दूध की जैसी धार निकलेगी। तो दूध की जैसी धार निकल रही है आपके इस भुट्टे में से, तो आपको देख लेना कि फसल पक गई है, बाजार के बिकने लायक है। इसको हरी अवस्था में बेचने के लिए आपको किसान भाई आपका जो खेत है उसको 8-10 भागों में आपको बांटना पड़ेगा। 10-10 दिन के अंतराल पे आपको बुआई करके आपको खेती करने पे, जिससे आपका अच्छे मुनाफा मिल सके। कि 1 हेक्टेयर में 80,000 पौधे हैं, तो 5 से करने पर करीबन 4 लाख का आपका प्रति हेक्टेयर आपको पैसे मिलेंगे। इसमें खर्चा किसान भाई आपका ज़्यादा 40,000 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपका इतना आमदनी, इसके बाद आपका जो हरी कड़प है, आपको पशुओं के लिए हरी कड़प मिल जाएगी आपको, और इसका भी करीबन आपके 25-30 हज़ार आपके हरी कड़प के पैसे मिल जाएंगे। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। दुधारू पशु द्वारा फफूंद युक्त या अधिक मात्रा में हरा चारा खाने के कारण उनका पेट फूल जाता है और पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिसे अफारा बीमारी के नाम से जाना जाता है। यदि पशु का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पशुपालक भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रामजी गुप्ता। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफरा रोग जो पशु में गैस पेट में भरने की वजह से होता है, और इसके जो हम आप लक्षण की बात कर लें तो लक्षण जहाँ तक आप देखते हैं कि पशु के पेट में गैस भर जाती है, पूरा ढोल के आकार का उसका पेट हो जाता है, तथा इस पशु के बाईं कोख पर आप थपथपाते हैं तो ढप ढप की एक ढोलक सी आवाज़ आती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, पशु जमीन पर गिर पड़ता है और तेज से सांसें लेता है तथा मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। किसान भाइयों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये गैस अपने पेट से रिमूव नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में किसान भाइयों, जहाँ तक इसके जो बचाव की बात कर लें पहले, तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम किसान भाइयों आहार देते हैं उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, यदि हम हरे चारे की मात्रा ज़्यादा इसके आहार में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि गोबर पतला हो जाता है। जैसे कि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यदि आप अपने जानवर को बरसीम की मात्रा या घास की मात्रा, या इस समय जो बरसात के समय ज़्यादा हरी घासें उपलब्ध रहती हैं, इनको हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो गोबर जो है उसका पतला हो जाता है, और ये कंडीशन अगर महीने 15 दिन बनी रहती है तो अफरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर इतना आपको अवश्य बताना है कि जो भी आप हरा चारा दे रहे हैं उसमें लगभग 2/3 आप हरा चारा और 1/3 आप उसमें सूखा चारा, या बहुत ज़्यादा अगर उस हरे चारे में पानी है तो आधी मात्रा में हरे चारे और सूखे चारे को मिला कर दें, जिससे उसका गोबर टाइट बना रहेगा और उसके पेट में किसी तरह की गैस का समावेश नहीं हो पाएगा। यदि आपको पशु चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ती है तो निश्चित रूप से वो पशु चिकित्सक ट्रोकार कैंडुला की मदद से उसकी जो है गैस को रिमूव कर देंगे और उससे जो है सीधे रूमेन में उसके मैक्सअप डाल करके आपके जानवर का ट्रीटमेंट कर देंगे। किसान भाइयों, ज़रूरी ये है कि हम इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए आपसे पुनः एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप हरे चारे में हमेशा सूखे चारे को मिला करके अवश्य पशु को खिलाएं, जिससे उसके पेट में किसी तरह की गैस इत्यादि नहीं बनने पाएगी। यदि उसके पेट में कब्ज बनती है या कुछ अन्य कारण बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए। जिन किसानों ने पपीता की खेती की है या अभी भी कर रहे हैं, वे इस फसल से अच्छी उपज के लिए कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये फसल बहुत ही संवेदनशील होती है। अगर देखरेख में कोई कमी होगी तो फसल में कीट रोगों का प्रकोप हो जाता है और उपज प्रभावित होती है। तो आइए पपीते में किए जाने वाले प्रबंधनों पर विस्तार से जानते हैं उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह से। साथियों, सबसे पहले प्रजाति की अगर बात करें
तो सामान्यतया दो मुख्य चीज़ में इसको हम बांट सकते हैं। ओपन पॉलिनेटेड जो प्रजातियां हमारी उन्नतशील, और दूसरा जो हमारी कुछ संकर प्रजातियां हैं। तो संकर प्रजातियों में सबसे ज़्यादा चर्चित रेड लेडी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके लिए किसान भाई जो है इसको बहुतायत पे लगा रहे हैं, जिसके पौधे में 4 से 5 महीने बाद ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। प्रति पौधा 40 से 50 किलो पपीते की औसत पैदावार होती है। एक पपीते का वजन 400 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक होता है। इस पपीते के पौधे को शुरुआत में वायरस जनित रोग होने का खतरा ज्यादा रहता है। समय समय पर कीटनाशक छिड़ककर रोगों से इसे बचाया जाए तो इस किस्म से बम्पर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ओपन पॉलिनेटेड जो प्रजातियां हैं वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। और ओपन पॉलिनेटेड प्रजातियों में पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, रांची ड्वार्फ, पूसा डेलिसस, पूसा जॉइंट, ये अच्छी प्रजातियां हैं जिसकी खेती कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ यह है कि पपीते में आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पे आते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि उभयलिंगी होती हैं, जैसे पूसा डेलिसस, पूसा जॉइंट, ये उभयलिंगी प्रजातियां हैं। और इसमें मादा जो हमारे पौधे हैं उस पर फल लगते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो उभयलिंगी पौधे हैं उस पर मतलब इसमें सभी में फल लगेंगे। लेकिन जो प्रजातियां केवल जिसमें मादा और नर अलग अलग हैं, तो वहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जब हम रोपण करते हैं तो वहाँ यह अवश्य सावधानी बरतें कि पौधे एक से अधिक वहाँ पर लगाएं। 2 या 3 पौधे एक जगह पे हम लगाएं। और जब ये पौधे पुष्पन की अवस्था है, जहाँ पर यह निर्णय होने लगे कि यह मादा है, तो उस हिसाब से उसको हम रखें और जो नर पुष्प वाले पौधे हैं उनको हटा दिए जाएँ। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर कम से कम 10% पौधे हमारे नर पुष्प वाले होने चाहिए, ताकि हमारे पौधे में परागण की क्रिया बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। तो साथियों, इस अनुसार जो भी बीज हमको प्राप्त होता है या जो भी हमारी योजना है, इसको हम 2 बार रोपित कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में रोपित कर सकते हैं और आगे फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। इसमें कंपोस्ट की अच्छी सड़ी हुई खाद मिट्टी के साथ मिला करके इसकी हम भराई कर देते हैं। उर्वरक की जो व्यवस्था करनी है, तो इसमें करीब 200 ग्राम नत्रजन और 100 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास इसके पूरे जीवन काल में इसमें पपीते में आवश्यकता होती है। और इसको में जो हमको फास्फोरस की मात्रा दी जानी है वो इसके रोपण के समय ही हम दे सकते हैं। इसको रोपण करके खेत में मिला दें। और जो इसमें नत्रजन और पोटास की मात्रा दी जानी है उसको 3 या 4 बार में हम पूरे खेत में जो है इसको हम दे सकते हैं। और लगभग 6 माह के बाद इसमें फूल पुष्पन की अवस्था आ जाती है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इसके रोग में। तो रोग जो इसका सबसे प्रमुख रोग है वो इसमें मोज़ेक का रोग इसमें बहुतायत में लगता है पपीते में। यदि किसी कारण से कुछ पौधों में मोज़ेक का रोग अगर प्रभावी दिखाई देता है तो यहाँ पर तुरंत यह सावधानी बरतनी है कि उस पौधे को वहाँ से हटा करके हम कहीं नष्ट कर दें, ताकि उससे अन्य पौधे प्रभावित न होने पाएँ। और नीम आधारित अपने रसायनों के छिड़काव करके उनको हम वहाँ पर इसका नियंत्रण अपने आप हो जाता है। इसमें जब फल लगता है तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यदि फल कभी कभी बहुत घना लगता है, यदि फल बहुत घना लगता है तो वहाँ पर यह ध्यान देना है कि बीच बीच से कुछ फलों को निकाल दिया जाए, ताकि जो उसमें फल हैं उनको बराबर बढ़ने का मौका मिले और स्वस्थ फल तैयार हों। जब फल पूरे आकार में तैयार हो जाएं और ऊपर से कुछ पकने की तैयारी में हो तो उस समय फलों को तोड़ करके हम पकाने की तैयारी कर सकते हैं, या जो फल हमारे पकने की स्थिति में आ रहे हैं उनको तोड़ करके और उनकी पैकिंग करके हम बाजार भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगेती मटर लेने के इच्छुक कृषक खाली पड़े खेत को जुताई कर तैयार कर लेवें तथा आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। अर्किल, हरा बोना, जवाहर मटर 4, मटर अगेती 6, मटर अगेती फसल की उन्नत किस्में हैं। मूली, पूसा रश्मि की बुआई करने के इच्छुक कृषक आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवे। मूली की बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखें एवं बुआई से पहले 20 किलो नत्रजन, 48 किलो फास्फोरस तथा 48 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देवे। खरीफ की दलहनी फसलों जैसे मूंग, मोठ, चवला इत्यादि की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लेवे। बैगन की शरदकालीन फसल में छोटी पत्ती रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां छोटी रह जाती हैं तथा गुच्छों के रूप में तनों के ऊपर उगी हुई दिखाई देती हैं। पूरा रोगग्रस्त पौधा झाड़ीनुमा लगता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें तथा मेलाथियोन 50 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप की संभावना है। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को इकट्ठा करके भूमि में गहरा गाड़ देवे और मेलाथियोन 50 EC का 1 मिली प्रति हेक्टेयर पानी की दर से छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया उसे पूछा है जिला उदयपुर गांव बारी के किसान विनय कुमार जी ने। आप बैगन की फसल में बंझा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विनय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई जोहार, ये आपको अगर बैगन की खेती आप करते हैं तो बैगन की खेती में किसान भाई कुछ समस्याएं आती हैं जो आपके पौधे में बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें एक समस्या है पौधे में कि पत्तियों का छोटा छोटा लिटिल लीफ पौधा जो कि एक फाइटोप्लाज्मा है उसके द्वारा ये रोग होता है। इसमें लक्षण किसान भाई आप देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी और झुंड में निकलेगी, वहाँ पे आपको कोई फूल और फल नहीं निकलेंगे। उसके बचाव के लिए जो संक्रमित पौधे हैं उसकी पहचान तुरंत करें रोग के लक्षण दिखते ही, और पहचान करके उसको सतर्कता से आप उखाड़ लें और जला दें, जहाँ तहाँ न फेंकें ताकि उस पर कीड़े बैठेंगे, फिर स्वस्थ पौधे पे जाएंगे तो उस बीमारी को फैलाएंगे। दूसरा है कि इसके लिए जो जैसिड है उसके कंट्रोल के लिए दवा का उपचार करें। तो ये दवा इसके लिए इसमें है डाइमेथोएट है, उसका 0.2% यानी 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। कुछ रोगरोधी किस्में हैं जिसको उपयोग में ला करके आप अपने खेतों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले तैयार फलों की तोड़ाई कर लें, इसके बाद दवाओं का छिड़काव करें। फसल में दवा के छिड़काव के कम से कम 8-10 दिन तक फलों की तोड़ाई न करें, क्योंकि इन फलों में भी रासायनिक दवाओं का कुछ न कुछ अंश रह जाता है जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।